वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होता है? देखिए, पहले हम समझते हैं पनिशमेंट किस सेक्शन से कहां तक की सेक्शन पनिशमेंट है। सेक्शन 53 से लेके सेक्शन 75 तक हमें क्या पता था पनिशमेंट के बारे में कि पनिशमेंट होती क्या है। ठीक है, भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 53 हमें बताता है कितने तरीके की पनिशमेंट होती है। आप समझिए, सेक्शन 53 से लेके सेक्शन 75 तक तो है पनिशमेंट के सेक्शंस, और सेक्शन 53 हमें बताता है कितने तरीके की होती है क्या पनिशमेंट। डेफिनेशन ऑफ पनिशमेंट, हम बार बार पनिशमेंट पनिशमेंट बोलते जा रहे हैं, मतलब हिंदी में दंड। दंड क्या होता है, अब उसकी डेफिनेशन रीड आउट करते हैं। पनिशमेंट इज द प्रोसेस बाय विच द स्टेट इन्फ्लिक्ट्स सम पेन टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु इज फाउंड गिल्टी और क्राइम। यह देखिए, पहले टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ो। पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट इज अ प्रोसेस। पनिशमेंट क्या है? एक ऐसी प्रोसेस है बाय विच, जिससे स्टेट क्या करता है? इन्फ्लिक्ट करता है, कुछ पेन प्रोवाइड करता है। स्टेट पेन प्रोवाइड करता है किसे? उस पर्सन को या उस पर्सन की प्रॉपर्टी को जिस पर्सन गिल्टी है या उसने क्राइम करा है। या गिल्टी वर्ड होता है, जैसे कोई भी पर्सन क्राइम करता है तो उसे यहां गिल्टी माना जाता है कि पश्चाताप। हम पनिशमेंट में क्या है? पनिशमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिससे स्टेट क्या करती है? पेन प्रोवाइड करती है किसे? उस पर्सन को जिसने क्राइम कंडक्ट करा है, कमिट करा है, या उस पर्सन की प्रॉपर्टी को। देखिए, क्राइम ऐसा ही नहीं होता। देखिए, कोई एक छोटा मोटा फ्रॉड कर लेना या कोई भी शेयर्स की चोरी करना, उसकी प्रॉपर्टी को सीज करना, वो भी एक पनिशमेंट होती है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई यहां प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन आया है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अंडर इंडियन पीनल कोड, punishment to which offender are liable under the provision of this code. First, अब यहां पनिशमेंट्स की बात करेंगे। फर्स्ट पनिशमेंट डेथ, आपने सुना होगा मृत्यु दंड, सजाए मौत। फर्स्ट पनिशमेंट क्या हो गई हमारी? सजाए मौत। सेकंड, इंप्रिजमेंट फॉर होल लाइफ, उम्र कैद। थर्ड, रिपीट हो चुकी है, पहले के टाइम में चलती थी काला पानी की सजा। यहां हम पनिशमेंट्स के बारे में बता रहे हैं किस किस तरीके से पनिशमेंट्स होती है। ठीक है, किसमें था काइंड्स ऑफ पनिशमेंट? बिल्कुल सही, सेक्शन 53, सेक्शन 53 भारतीय दंड संहिता 1860। देखिए, मैं बार बार हिंदी के स्टूडेंट्स भी कई वॉच करते हैं और इंग्लिश स्टूडेंट भी वॉच करते हैं, इसलिए मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको समझाता हूं और बार बार रिपीट इसलिए करता हूं भारतीय दंड संहिता 1860 सेक्शन 53, जिससे आप रिमाइंड कर सके मानो। फोर्थ, imprisonment which of our two description namely rigorous and simple। देखिए, imprisonment दो तरीके की होती है, रिगोरियस भी होती है, रिगोरियस होती है जैसे हार्ड पनिशमेंट, और सिंपल होती है नॉर्मल। ठीक। फिफ्थ, फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी सीज कर लेना, उसने कोई ऐसा कमिट करा है उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेना। सिक्स्थ हो गई किसी भी फाइन की पेनल्टी, लाइक कोई भी कुछ भी गलत करा तो उस पर फाइन लगा देना, 50,000, 10,000, 4,000, 5,000। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। केस लॉज, अब इसके केस लॉज डिस्कस करते हैं। उजागर सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस में क्या कहा था? इस केस का क्या निकला? इस केस से क्या फाउंड हुआ? इन दिस केस इट वाज फाउंड दैट एज ऑफ अक्यूज मे बी आल्सो टेकन इन द कंसीडरेशन। मींस जो अक्यूज है, जिस पर्सन ने क्राइम करा है, उसकी एज भी मैटर करती है उसकी पनिशमेंट में। सर, एज कैसे मैटर करती है पनिशमेंट में? पूरा कंप्लीट तो हम दो। व्हेन द अक्यूज्ड वाज ओनली 17 years old when the offense was committed, sentence of that may be committed to life imprisonment in consideration of extreme young age। इस केस में ये था, एक पर्सन था, उस पर्सन की जो एज थी क्या थी उसकी? 7 साल का था। जो जिसने कमिट करा क्राइम, वो अक्यूज कितने ईयर का था? 17 years old। तो उसकी पनिशमेंट डेथ की जगह क्या कर दी गई? कंप्यूट कर दी गई किस चीज में? लाइफ इंप्रिजमेंट। क्यों कर दी गई? क्योंकि वो अभी बहुत यंग था। इसमें क्या है कि एज ऑफ अक्यूज भी कंसीडर करी जाए। इस केस से हमें पता चलता है कि हम एज ऑफ अक्यूज भी कंसीडर करेंगे। सेकंड केस, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मान सिंह। इस केस में क्या हुआ था? इन दिस इट वाज हेल्ड दैट it was the duty of court in every case to award a proper sentence having regard to the nature of offense, manner in which it was committed and to all the attendant circumstances। ये कोर्ट की क्या है? ड्यूटी है। देखिए, आप पूरा केस ना पढ़ रहे हैं, ये पूरा केस नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपको हाइलाइट्स देख लीजिए कि मैंने बोल्ड में कौन कर रखा है।
जैसे ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, तो इस केस का आपको रिमाइंड हो जाएगा, हाँ स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मान सिंह में क्या था, ड्यूटी होती है कोर्ट की किस चीज की, ऑफेंस के मैनर को, सर्कमस्टांसेस को चेक करने की। अगर मैं हूं, मैंने किसी को किल करा तो मेरे क्या सर्कमस्टांसेस थे, क्या वो पर्सन मुझे किल करने वाला था, वो मेरा मर्डर करने आया था, मेरे से गलती से हुआ है, तो ये कोर्ट की ड्यूटी है उसके सर्कमस्टांस किस मैनर में हुआ है, किस सिचुएशंस में हुआ है, क्राइम किस वजह से हुआ है, उस सब चीज को फाइंड करे और उसके बिहाफ पे ही डिसीजन दे। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब एक्सेप्शंस क्या है, देयर आर सम एक्सेप्शंस टू दिस, द पनिशमेंट इन अ पर्टिकुलर केस shall within the maximum limit fixed by the court be awarded in the discretion of the court। देखिए किसी भी चीज का अब ऐसा नहीं, एक लिमिट सेट होती है, ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को थप्पड़ कर दिया, स्लैप मार दिया, तो थप्पड़ मार दिया उसमें मुझे सजाए मौत मतलब डेथ दे दी पनिशमेंट में। किसी भी चीज की पनिशमेंट की, किसी भी एक्ट की, किसी भी क्राइम की पनिशमेंट डिफाइंड है, एक लिमिट सेट है, ठीक है। बट द डिस्क्रिप्शन शुड बी एक्सबिट दैट अ रीजनेबल प्रोपोर्शन has been maintained between the seriousness of the crime and the punishment imposed। means हम उस क्राइम की सीरियसनेस देखेंगे और उसी के बैलेंस में हम क्या करेंगे, उसे पनिशमेंट देंगे। मींस अगर मैंने स्लैप कराया किसी को तो उसी के बिहाफ पे मुझे पनिशमेंट मिलेगी, और मैंने किसी को मारा है, किल किया है, तो उसी के बिहाफ पे पनिशमेंट मिलेगी। मतलब मेरी सीरियसनेस ऑफ क्राइम एंड पनिशमेंट दोनों क्या होगी, बैलेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं स्लैप मारा तो मुझे सजाए मौत दे दिया, कोई भी ऐसा एक्ट नहीं, दोनों चीज को मेंटेन करके चलेंगे। द सेंटेंस शुड बी नाइदर बी डिसअप्रोप्रिएशनेटली सर्व नॉट शुड इट टू बी अ लीनिएंट। मतलब कोई भी ऐसी पनिशमेंट नहीं कि हमने बहुत हार्श पनिशमेंट दे दी, या मैंने किल कर दिया किसी को तो बहुत लीनिएंट की जाओ 1 दिन की जेल है, ऐसा नहीं। चीज को मेंटेन करके चलेंगे, हमारा एक्ट जो हुआ है, क्राइम जो हमने कमिट करा है उसे और हमारी पनिशमेंट को दोनों को मेंटेन करके चलेंगे। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, थ्योरीज ऑफ द पनिशमेंट। अब कितने तरीके की थ्योरीज होती है पनिशमेंट की, देखिए मैं ये कई बार एग्जाम पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन पनिशमेंट। तो आप पनिशमेंट के काइंड्स, पनिशमेंट की थ्योरी, पनिशमेंट के केसेस इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि आईपीसी में केस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मेंशन करना, अदरवाइज टीचर्स मार्क्स नहीं देती। और ये आईपीसी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए भी। रेट्रिब्यूटिव, डेटरेंट, प्रिवेंटिव, एक्सपिएटरी, रिफॉर्मेटरी, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट रेट्रिब्यूटिव थ्योरी, देखिए नोट्स आप रीड आउट भी कर सकते हैं, मैं मेन आपके कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं। और जो चीज बोल्ड है, प्लीज इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, जब आप स्क्रीनशॉट्स लें तो आप उस बोल्ड चीजों को ही याद करें। जब आप अपने नोट्स पे करेंगे तो ये बोल्ड चीज आप जरूर नोट डाउन करें, जिससे आपको याद जल्दी हो सकता है। देखिए जैसे रेट्रिब्यूटिव थ्योरी क्या है, देखिए आपको लिखा हुआ पनिशमेंट सेटिस्फाइज द फीलिंग ऑफ रिवेंज। जो क्या करता है, हमारी फीलिंग ऑफ रिवेंज को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। अब यहां पे बोल्ड पे कहता है एन आई फॉर आई, अ टूथ फॉर टूथ, नेल फॉर नेल, एक्ट एज वाज द लॉ। रेट्रिब्यूटिव थ्योरी क्या कहती है कि जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान। अगर किसी पर्सन ने मेरा हाथ काट दिया तो मैं भी जाकर उस पर्सन का हाथ काट दूंगा। ये हमारा क्या कहता है, रेट्रिब्यूटिव थ्योरी कहती है। इन दिस मोस्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग वाज इनिशिएटेड बाय द इंजर्ड पर्सन। यहां जो पनिशमेंट देते हैं वो इंजर्ड पर्सन देता है। अगर मेरा हाथ काटा तो मैं भी जाके उसका हाथ काटूंगा, ठीक है। एंड नॉट बाय द स्टेट, यहां स्टेट पनिशमेंट नहीं देती, बिकॉज इट वॉज कंसिडर एज अ प्राइवेट रॉन्ग। तभी इसे हमने क्या कहा, प्राइवेट रॉन्ग कहा है। अब इसका क्रिटिज्म क्या है, ये थ्योरी क्यों फेल हुई, क्या इसका क्रिटिज्म है। देखिए पनिशमेंट इज रिगार्डेड एज मेथड ऑफ अ प्रोटेक्टिंग सोसाइटी। पनिशमेंट हम क्यों देते हैं किसी भी पर्सन को, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और सोशल हमारा वेलफेयर मेंटेन है। वेलफेयर इज कंसिडर टू बी अ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस। जो हमारा वेलफेयर है, सोसाइटी का वेलफेयर है, वो हमारा क्या है, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस है। बट अगर किसी ने मेरा हाथ काट दिया, मैंने जाके उसका हाथ काट दिया, क्या हमारी सोसाइटी में वेलफेयर हो पाएगा, क्या हम अपनी सोसाइटी में एक इम्पैक्ट जो आता है वो सही आ पाएगा, नहीं। तो दैट्स वाई हमने इसे क्या करा गया, हमारी रेट्रिब्यूटिव थ्योरी का ये क्रिटिज्म है। देखिए देखिए, दिस थ्योरी इज ग्रेजुअली लूजिंग ग्राउंड इन द मॉडर्न टाइम्स। इसी वजह से हमारा ये मॉडर्न टाइम में क्या फेल हो रहा है। नेक्स्ट, डेटरेंट थ्योरी। डेटर का मीन्स क्या होता है, एब्सटेन फ्रॉम एक्शन, किसी भी पर्सन को किसी चीज करने से रोकना। डेटर मीन्स होता है किसी भी पर्सन, अगर मैं कुछ करना चाह रहा हूं, आप मुझे रोक रहे हैं तो डेटर कर रहे हैं। तो यह डेटरेंट थ्योरी क्या कहती है,
इट डिटर्स द क्रिमिनल फ्रॉम द कमिटिंग क्राइम। हम क्रिमिनल जो क्रिमिनल क्राइम करता है उस पर्सन को रोकते हैं क्राइम करने से। कैसे? उसे हार्श पनिशमेंट देके, कि वो उसके दिमाग में फियर क्रिएट कर देते हैं कि वो आगे पनिशमेंट ना कर पाए। जैसे अगर मैंने किसी को थप्पड़ मारा तो मुझे इतने थप्पड़ मारे गए, इतने थप्पड़ मारे गए, इतने थप्पड़ मारे गए कि मेरी आगे कभी लाइफ में हिम्मत ही ना हो, मैं थप्पड़ मारने से भी डरूं। तो वो चीज क्या होती है? डेटरेंट थ्योरी। देखिए यहां लिखा भी है बोल्ड में। बोल्ड की चीज अगर आपको नहीं पढ़ना इतना सारा मत पढ़िए, आप बोल्ड की चीज भी पढ़ेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। फिर अपनी बुक्स, जो नोट्स बुक्स क्लास से किसी भी नोट से पढ़ लीजिए, सारी बुक्स बेस्ट होती है, सारे नोट्स बेस्ट होते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखिए लिखा है इट क्रिएट्स फियर इन द माइंड ऑफ रॉन्ग डूअर। मैंने स्लैप मारा था, मेरे में अब उसने मुझे इतने चांटे मारेंगे, इतने स्लैप करेंगे कि मुझ में डर हो गया स्लैप मारने का। तो यहां हम जिस पर्सन ने क्राइम करा होता है उसके दिमाग में एक फियर क्रिएट कर देते हैं। द मेन पर्पस ऑफ दिस थ्योरी इज टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन दिस सोसाइटी। ये क्या करती है? इंडिविजुअल इंटरेस्ट करती है प्रोटेक्ट। अब इसका क्रिटिसिज्म क्या है? नॉट सुटेबल इन ऑल केसेस। देखिए अगर मैंने गलती से उसे थप्पड़ मार दिया, किसी भी सर्कमस्टांसेस पे थप्पड़ मार दिया और मेरे दिमाग में एक इतने थप्पड़ मारे गए, इतने थप्पड़ मारे गए, एक फियर हो गया ना, तो ये चीज उसका क्रिटिसिज्म में आता है। देखिए लिखा है समटाइम क्राइम इज कमिटेड अंडर हीट ऑफ पैशन, कि मुझे भड़का दिया गया हो, या मुझे लगा हो कि उसने मेरे बारे में गलत बोला, बस किसी थर्ड पर्सन ने बोला हो, या एक पर्टिकुलरली सिचुएशन अराइज हो चुकी हो। तो ये हर केस में ऐसे करना, उस पर्सन के दिमाग में फियर कर देना कि वो चीज से डरने लग जाए उस चीज को करने से, ये गलत है। ये इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म है। कम टू द नेक्स्ट थ्योरी, प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंट करना। देखिए कई थ्योरीज ना नाम से भी समझ आती है। दिस थ्योरी सेज दैट ऑल क्रिमिनल्स should be imprisoned and kept them away from the normal society। सारे ही पर्सन जो क्राइम करते हैं, कमिट करते हैं, उन्हें नॉर्मल सोसाइटी से दूर रखा जाए, कि जिससे वो दूर रहेंगे तो सोसाइटी हमारी प्रोटेक्ट रहेगी, सोसाइटी में शांति बनी रहेगी। ठीक है, यही लिख रखा है। विद इन एनी कनेक्शन टू इट द सोसाइटी विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द क्रिमिनल्स एंड विल बी इन पीस। कि अगर क्रिमिनल से सोसाइटी, जो हमारी सोसाइटी में से सारे क्रिमिनल को अलग रख दिए जाएंगे तो हमारी सोसाइटी में क्या रहेगा? पीस मेंटेन रहेगा। पनिशमेंट क्रिमिनल क्राइम्स लाइक अबैंडमेंट, कॉन्स्पिरेसी अटैम्प्ट, इट्स द प्रिवेंशन टू बिग क्राइम। देखिए हम एक इनिशियल स्टेज पे ही किसी क्रिमिनल को हम कह देंगे कि आप इस नॉर्मल सोसाइटी से तो बाहर रखेंगे, उसने क्राइम कर दिया, हम लोग सोसाइटी से बाहर रख दिया, तो हमारी सोसाइटी पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। पहले के जमाने में देखिए एग्जांपल में लिख रखा था पनिशमेंट ऑफ द वाज थेफ्ट वाज कटिंग हेड्स ऑफ द वाज द ऑफेंडर। मींस पहले के टाइम पे हमारी जो प्रिवेंटिव थ्योरी थी बहुत हार्श थी, कि अगर मैंने चोरी कर ली तो मेरा हाथ ही काट दिया। तो ऐसी चीज अब मॉडर्न टाइम में क्या हो चुका है? व्हाइल इन द मॉडर्न टाइम्स सम अदर प्रिवेंटिव मेजर्स आर अप्लाइड लाइक फॉरफीचर ऑफ द ऑफिस, सस्पेंशन, कैंसिलेशन ऑफ द लाइसेंस। थोड़ी हमारी लीनियंट कर दी गई है। कौन सी? प्रिवेंटिव थ्योरी। प्रिवेंटिव थ्योरी का मेन मोटिव क्या था? कि किसी भी पर्सन ने कमिट करा क्राइम तो उसे सोसाइटी से, नॉर्मल सोसाइटी से दूर रखा। देखिए यहां मैंने हाईलाइट पे लिख रखा है kept them away from the normal society। Come to the next slide। Expiatory theory। Expiatory theory क्या होता है? This theory is also known as the theory of penance। According to this theory, punishment is necessary। Punishment is necessary for the purification of the offender। Punishment क्या है? दंड जरूरी है अपराधी के लिए। किस चीज के लिए? उसके अपराधी को प्योरीफाई होने के लिए। कैसे जरूरी है? थोड़ा सर एग्जाम्पल में समझिए। अगर मैंने कोई कमिट करा क्राइम, अगर मुझे उसकी सजा नहीं मिली तो मुझे कैसे पता चलेगा वो मैंने गलत करा है? कोई भी मैंने रॉन्गफुल एक्ट करा है, क्राइम कंडक्ट करा है, किसी को मैंने स्लैप करा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये मैंने स्लैप करा है तो ये गलत है? जब तक मुझे उसकी पनिशमेंट नहीं मिलेगी। जब मुझे उसकी पनिशमेंट मिलेगी तो दैट टाइम मैं रियलाइज करूंगा हाँ मैंने गलत करा है, मुझे उसकी पनिशमेंट मिली है। तो एक्सपिएटरी थ्योरी क्या होता है? प्योरिफिकेशन ऑफ द ऑफेंडर थ्रू पनिशमेंट। जब तक पनिशमेंट नहीं मिलेगी तब तक वो क्या, वो पर्सन, वो क्रिमिनल क्या नहीं होगा? प्योरीफाई नहीं होगा। एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई इंसान बीमार हो जाता है तो उसे मेडिसिन देते हैं, सही करते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ मेडिसिन क्या किस जगह आ रही है? रिप्रेजेंट करिए पनिशमेंट को, कि जब तक हम उसे पनिशमेंट नहीं देंगे वो सिक पर्सन क्या नहीं होगा? प्योरीफाई, मतलब वो सही नहीं होगा। ठीक है, इसका क्रिटिसिज्म यही था, सफरिंग मस्ट बी इक्विवेलेंट टू द गिल्ट बट देयर इज अ नो वे और रूल रिगार्डिंग इट। कि हम उसे क्या कर सकते हैं? सिर्फ क्या कर सकते हैं? हम इक्विवेलेंट कर सकते हैं किस चीज की? जो उसने गलती करी है उसके इक्विवेलेंट सजा दे सकते हैं। हम उस पर कोई भी रूल नहीं कर सकते, उसका कोई बेनिफिट नहीं टेक ओवर कर सकते। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिफॉर्मेटिव थ्योरी, फिफ्थ एंड लास्ट।
रिफॉर्मेटिव, आपको वर्ड से समझ होगा रिफॉर्म। हम क्या करते हैं, किसी भी पर्सन को जिसने क्राइम करा है उसे हम चाहते हैं कि वो सोसाइटी में एक अच्छा मैन बन के आए। पनिशमेंट इसलिए तो दी जाती है कि जिससे वो आगे वो काम ना करे। तो ये थ्योरी यही कहती है। दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द करेक्टिव और रिहेबिलिटेटिव थ्योरी। रिफॉर्मेटिव मीन्स द एफर्ट टू रिस्टोर अ मैन टू सोसाइटी एज अ बेटर एंड वाइजर मैन एज अ गुड सिटीजन। मीन्स हम एक पर्सन जो क्रिमिनल था उसे हमने पनिशमेंट क्यों दी कि जिससे वो क्या बन पाए, एक अच्छा इंसान बन जाए, अपनी सोसाइटी में एक बहुत पहले से अच्छा एक इंसान बन पाए। इसलिए ही पनिशमेंट दी जाती है। जो उसने क्राइम करा है अगर उसकी पनिशमेंट उसे मिल गई तो वो रियलाइज करेगा, वो एक्सपीडिएटरी थ्योरी में, और वो एक अच्छा इंसान बन के लौटेगा। वो होती है रिफॉर्मेटिव थ्योरी। द पर्पस ऑफ द पनिशमेंट, यहां पनिशमेंट का पर्पस क्या होता है कि वो पर्सन क्या बन पाए, रॉन्ग डूअर जो हमारा रिस्टोर हो पाए, एक अच्छा इंसान बन जाए। जस्टिस जुनेल, देखिए जुनेल कोर्ट क्या होती है। जुनेल कोर्ट में ये होती है कि किसी भी बच्चे ने जो 18 ईयर से छोटा है, उसकी एज 18 ईयर से बिलो है, वो क्राइम करता है तो जुनेल कोर्ट एक बेस्ट एग्जांपल है किसका, रेफॉर्मेटिव थ्योरी का। वहां उसे स्टडी भी करवाई जाती है, वहां उसे वर्क के पैसे भी मिले जाते हैं, उसकी जो गलती हो चुकी है उसे रिफॉर्म करा जाए कि वो आगे जाके उसे स्टडी इसलिए कराई जाती है अगर वो पढ़ने में सही है कि वो आगे जाकर अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर पाए। अगर उससे गलती हो गई वो रियलाइज करे और एक अच्छा इंसान बने। ठीक, क्रिटिसिज्म क्या है, दिस थ्योरी कैन नॉट बी अप्लाइड टू अ हार्डकोर और अ रिपीटेड क्रिमिनल्स। ऐसा ये थ्योरी कहां का अप्लाई नहीं हो पाती, ऐसे अप्लाई नहीं हो पाती कि मैं बार बार क्राइम करे जा रहा हूं कि भैया मुझे रिफॉर्मेटिव थ्योरी अप्लाई हो रही है कि मैंने एक स्लैप मारा, चलो उन्होंने कहा चलो नीलैंड दे दो, पढ़ाई करवा दो, फिर मैंने एक और क्राइम कर दिया, फिर मैंने एक और क्राइम कर दिया, या मैंने बहुत बड़े में रेप पे रेप करे जा रहा हूं। तो ये हार्डकोर क्राइम में और रिपीटेड क्रिमिनल्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होती। If prison will be very comfortable, then it will be become a devil house before poor and employed. Means अगर हम अपनी जेल को या अपनी पनिशमेंट्स को बहुत लीनियंट कर देंगे तो कोई भी पर्सन कहेगा चलो हमने क्राइम कर दिया, चल रहे हैं, क्या दिक्कत है। अगर वहां पनिशमेंट हार्श होगी नहीं, अगर हम वहां उन्हें खाना प्रोवाइड करेंगे, स्टडी प्रोवाइड करेंगे, रहने के लिए अच्छा घर दे देंगे कि वो चलो अच्छा इंसान बनेगा, उसके कंफर्ट जोन को देखे, तो क्या क्रिमिनल सही हो पाएगा? नहीं। तो दैट्स व्हाई ये सारे हमारे क्या हो गए, इसके क्रिटिसिज्म हो गए। कम टू द नेक्स्ट लाइन, काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। फर्स्ट, डेथ, मृत्युदंड, सजाए मौत। अब हम डेथ पनिशमेंट को क्या कहते हैं, कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है, टॉप की पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट, इससे ऊपर कोई पनिशमेंट होती नहीं। मृत्यु दंड, सजाए मौत से बड़ी कोई चीज नहीं है, कोई भी पनिशमेंट नहीं है। अगर किसी पर्सन ने कोई भी क्राइम करा है, कोई भी बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, तो उसकी जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो क्या है, मृत्यु दंड, सजाए मौत। देखिए लिख रखा, कैपिटल मींस द हेड एंड द टॉप ऑफ द कॉलम, इससे ऊपर कोई पनिशमेंट है ही। Thus the capital punishment means removal of head and death penalty. Removal है, आपने देखा होगा कई मूवीज में भी कि उस पर्सन को हैंग कर देते हैं, डेथ पेनल्टी दे देते हैं, वही चीज यहाँ डिस्कस हो रही है। It is a maximum punishment possible to be imposed on criminal. ये सबसे बड़ी पनिशमेंट है किसके लिए, क्रिमिनल के, इससे ऊपर कोई पनिशमेंट है ही नहीं। मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्री ने, कईयों ने डेथ पनिशमेंट को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। दिस पनिशमेंट कैन बी इम्पोज्ड इन एक्सट्रीमली ग्रेव क्राइम्स। मींस ये जो डेथ पेनल्टी है, मृत्यु दंड है, सजाए मौत है, ये छोटे मोटे क्राइम्स के लिए नहीं है, ये बहुत बड़े क्राइम्स के लिए। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को स्लैप कर दिया, अब्यूज कर दिया, किसी की कास्ट के बारे में बोल दिया, या कुछ छोटी मोटी लड़ाई होगी तो उसमें मुझे डेथ पेनल्टी मिल जाएगी, नहीं। ये बहुत बड़े क्राइम्स के लिए हैं, जैसे रेप, कई क्राइम्स से आगे डिस्कस करेंगे, उनके लिए ये क्या होती है, हमारी डेथ पेनल्टी होती है। इन इंडियन लॉज अंडर सेक्शन 28 ऑफ सीपीसी, सेशन और अपर सेशन जज कैन गिव डेथ पेनल्टी। सेशन जज और अपर सेशन जज कैन गिव डेथ पेनल्टी बट विद द कंफर्मेशन फ्रॉम हाई कोर्ट। सेशन जज दे सकता है, अपर सेशन जज दे सकता है, क्या, मृत्यु दंड। किस चीज पे, विद द कंफर्मेशन फ्रॉम हाई कोर्ट। सेक्शन हमारा 266 हमें ये बोलता है कि सेशन जज और अपर सेशन जज ही हमारा डेथ पेनल्टी दे सकते हैं, किसकी कंफर्मेशन से, हाई कोर्ट की। कौन से सेक्शन में, 266। कम टू द नेक्स्ट। ये सारे मैंने देखिए वन बाय वन डिस्कस नहीं कर रहा, आगे हमारे आगे की वीडियोस में डिस्कस होने हैं। सेक्शन 305 क्या है, 302 मर्डर क्या है, ये आगे की डिस्कस होने हैं। बस ये चीज मैं बता रहा हूँ कि आपने, कि मैंने बोला था ग्रेवियस क्राइम, बहुत बड़े क्राइम के लिए, ग्रेव क्राइम्स के लिए, तो उसमें के जो हार्श क्राइम्स होता है उसी में ही डेथ पेनल्टी दी जाती है।
ये वही लिख रखे हैं। और ये सेक्शंस देखिए, अभी मैं आपको समझाऊंगा मर्डर क्या होता है, सेक्शन 302 में आता है मर्डर के बारे में समझाऊंगा, तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। आईपीसी में सारे ही वीडियो सीक्वेंस वाइज है एंड आगे की सीरीज में सारे ही सेक्शन डिस्कस होंगे, है ना। बस एक आप नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स के लिए कि किस किस सेक्शंस में या किस किस हमारे क्राइम में, कौन से एक्ट के क्राइम में हमें क्या मिलती है, डेथ मिलती है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। केस लॉस। अब डेथ के केस लॉस क्या है? जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। देखिए मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट केसेस लिखे हैं, केस बहुत है, आईपीसी की बुक खोलो, भारतीय दंड संहिता 1807 में बहुत केस है, 1 2 3 4 12 15 17 बहुत केस है। मैंने इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केसेस ही मेंशन करे हैं वीडियो में। सभी केस इंपॉर्टेंट होते हैं, सभी केस सही होते हैं, बट मैंने जो मेरे हिसाब से मुझे सही लगे मैंने वीडियो में वो नोट्स में मेंशन करे हैं। अदरवाइज आपको और डिस्कस करने हैं या और किसी केस के बारे में वीडियो चाहिए, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज लिख सकते हैं, सर इस केस के बारे में आप वीडियो बनाइए, मैं सेपरेटली उस केस के बारे में वीडियो बना दूंगा। जगमोहन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हैड डेथ पेनल्टी एज वैलिड। मृत्यु दंड सही है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। किस केस में? जगमोहन सिंह वर्सेस में स्टेट ऑफ यूपी में। द डेविएशन ऑफ द लाइफ इज कॉन्स्टिट्यूशनली परमिशेबल इफ दैट इज डन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। देखिए क्या होता है, आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा नहीं होगा, अभी मैंने वीडियो सीरीज भी नहीं करी, बट क्या होता है, हमारा एक राइट होता है, फंडामेंटल राइट हमारे जीने का, राइट टू लिव। तो डेथ पेनल्टी में ये कहा गया, इस केस में कहा गया, अगर आप मुझे मेरी जान ले रहे हो, मुझे डेथ पेनल्टी दे रहे हो, मृत्यु दंड दे रहे हो, तो मेरे तो कॉन्स्टिट्यूशन राइट जो था, हमारा फंडामेंटल राइट था, वो इन्फ्रिंज हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, ये कॉन्स्टिट्यूशनली परमिशेबल होगा क्योंकि ये लॉ के अकॉर्डिंग स्टैब्लिश हुआ गया। अगर आपने कोई क्राइम करा है तभी हम आपको डेथ पेनल्टी दे रहे हैं, अदरवाइज हमने आपकी कोई भी आपका राइट इन्फ्रिंज नहीं करा। बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इस केस में क्या था? इन दिस केस ऑल्सो डेथ पेनल्टी वाज सेड टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल। जो हमारी डेथ पेनल्टी है क्या कॉन्स्टिट्यूशनल है। दिस वाज द केस सेड gave birth to the rarest of rare cases। मीन्स आप किसी को भी मृत्यु दंड ऐसे छोटे मोटे केसेस में नहीं देंगे, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट केस में, कम से कम केस जो बहुत बहुत बड़ा उसने क्राइम करा तभी आप उसे डेथ पेनल्टी दोगे, उस क्रिमिनल को डेथ पेनल्टी दोगे। कम टू द नेक्स्ट सेकंड, लाइफ इंप्रिजमेंट, उम्र कैद की सजा। आपको वर्ड से समझ रहा होगा लाइफ इंप्रिजमेंट मतलब होता है, आपने नॉर्मल डे लाइफ में सुना भी होगा, उम्र कैद की सजा। या हम कन्विक्ट को, उस क्रिमिनल को सजा देते हैं, पनिशमेंट देते हैं, कितनी? पूरी लाइफ टाइम जेल। ठीक है। लाइफ इंप्रिजमेंट मींस अ सेंटेंस ऑफ इंप्रिजमेंट रनिंग थ्रू द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द कन्विक्ट नेचुरल लाइफ टिल डेथ। ये जो मैंने बोल्ड करता हूं उससे आपको रिकैप कर लो, या वो चीज रिमेंबर के लिए, या उस बोल्ड को पॉइंट को आप पढ़ेंगे तो उससे आपको क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ये याद आ जाएंगे आप रिवीजन के टाइम पे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 ऑफ आईपीसी, इन एवरी केस इन विच sentence of imprisonment life shall have been passed, the appropriate government may without the consent of offender compute the punishment for imprisonment for either description for a term not exceeding 14 years। इसका मतलब क्या है? जो हमने जैसे हमारी जैसे कोई कन्विक्ट है, जैसे मैं कन्विक्ट हूं, मुझे सजा मिली लाइफ इंप्रिजमेंट, उम्र कैद की सजा मिल गई, तो गवर्नमेंट चाहे तो मेरी लाइफ इंप्रिजमेंट टिल डेथ की जो पनिशमेंट है उसे कंप्यूट कर सकती है, मतलब कम कर सकती है। कहां तक? तो बोर्ड वाला पॉइंट देखिए, आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म नॉट एक्सीडिंग 14 ईयर्स। ऐसा ना हो कि वो मेरी जो सजा कम कर रही है वो कह दे ठीक है 15 साल, नहीं, उसे कितना 14 साल से ज्यादा की सजा नहीं कंप्यूट करेगी। मींस जैसे मैंने कोई क्राइम करा, मुझे उम्र कैद की सजा है, मेरी 40 उम्र है, तो मुझे सजा दे दी टिल डेथ, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसे क्या कम कर सकती है, बट वो कम ऐसा नहीं करे कि अगर मुझे उसने कह दिया चलो 20 साल कर लो, चलो 18 साल, नहीं, जब वो कम करेगी तो उसे 14 साल से कम ही करनी पड़ेगी। कौन सी? हमारी लाइफ इंप्रिजमेंट। सेक्शन 57 स्टेट दैट कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ द टर्म्स ऑफ पनिशमेंट इंप्रिजमेंट फॉर लाइफ शैल बी नोन एज इक्विवेलेंट टू द इंप्रिजमेंट फॉर 20 ईयर्स। लाइफ इंप्रिजमेंट को हम कितना मान लेते हैं?
लगभग 20 साल की सजा। इक्विवेलेंट, इक्वल ट्रीट करते हैं। अगर 20 साल की किसी पर्सन को, किसी क्रिमिनल को, किसी कन्विक्ट को 20 साल की सजा है तो हम उसे इक्वल कितना मानते हैं? इक्विवेलेंट किसके मानते हैं? लाइफ इम्प्रिजमेंट। कम टू द नेक्स्ट केस लो, केएम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था? सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ मींस रिगोरियस इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, नॉट सिंपल इम्प्रिजमेंट। मींस इसमें जो भी पर्सन को, किसी भी कन्विक्ट को लाइफ इम्प्रिजमेंट हुई है तो जो उसकी पनिशमेंट है वो क्या है? रिगोरियस इम्प्रिजमेंट। ऐसा नहीं है कि वहां हम उसे लीनियंट पनिशमेंट दे रहे हैं कि वो जेल में है तो उसकी जो भी वर्क है वो इजी हो, नहीं। वहां उससे हार्ड वर्क करवाया जाएगा, चाहे कटिंग ऑफ ट्रीज है ना, या पत्थर तोड़वाए जाएंगे, या कुछ भी वर्क करवाया जाएगा, वो रिगोरियस इम्प्रिजमेंट में आता है। ठीक है। इन रिगोरियस इम्प्रिजमेंट द कन्विक्ट पर्सन इज पुट टू हार्ड लेबर सच एज डिगिंग अर्थ, कटिंग, कारपेंट्री एक्सेट्रा। जो मैं आपको डिस्कस कर सकूं, हार्श पनिशमेंट, हार्ड इम्प्रिजमेंट को क्या कहते हैं? रिगोरियस, जिसमें हार्ड वर्क करवाया जाता है। कम टू द नेक्स्ट इम्प्रिजमेंट। इम्प्रिजमेंट क्या होती है? जेल। अब कितने तरीके की होगी? सजा हमने दी, उसे पनिशमेंट कर दिया, इम्प्रिजमेंट, जेल भेज दिया। अब कितने तरीके होगी? देखिए यहाँ द थर्ड काइंड ऑफ द पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट, इट इज अ टू डिस्क्रिप्शन वाइज, जैसे रिगोरियस एंड सिंपल। रिगोरियस में हार्ड लेबर एंड सिंपल में नॉर्मल। रीड आउट करते हैं। रिगोरियस इम्प्रिजमेंट, देयर आर द सर्टेन ऑफेंसेस डिफाइंड इन द इंडियन पेनल कोड फॉर द रिगोरियस इम्प्रिजमेंट मे बी इम्पोज्ड बाय द कोर्ट। हमारे कई ऐसे ऑफेंसेस हैं जिसमें पनिशमेंट दी जाती है रिगोरियस, उस किस कन्विक्ट को। In rigorous imprisonment, convict person is put to hard labor such as digging the earth, carpentry। ठीक है, आपको ये पॉइंट भी बता दूं क्योंकि देखिए मैं सोचता हूँ कि ये नॉर्मल इंग्लिश में लिखा हुआ है तो आपको अंडरस्टैंड हो। हमारा सेकंड पॉइंट कहता है कि अगर कन्विक्ट, इसमें क्या होता है? रिगोरियस इम्प्रिजमेंट में कन्विक्ट को हम क्या करते हैं? हार्ड लेबर करवाते हैं, जैसे भाई अर्थ को डिगिंग करवाना या कटिंग करवाना, ट्रीज की, कारपेंट्री, ऐसे वर्क, हार्ड वर्क करवाते हैं। The Supreme Court suggested that the offender imposed hard labor should be paid minimum wages। जो पर्सन रिगोरियस पनिशमेंट कर रहा है, रिगोरियस इम्प्रिजमेंट में है, वो हार्ड वर्क कर रहा है, वो जैसे कटिंग ट्री कर रहा है या डिगिंग अर्थ कर रहा है, तो उसे क्या करा जाता है? पे भी किया जाता है, मिनिमम वेजेस। कम टू द नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, नोन भी है, बॉलीवुड केस है। देखिए, द ट्रायल कोर्ट वाज डिस्पोजिंग बॉम्बे ब्लास्ट केस। संजय दत्त, यू नो संजय दत्त, ऑल नो संजय दत्त। संजय दत्त हमारा बॉलीवुड एक्टर, उसे भी रिगोरियस इम्प्रिजमेंट हुई थी। ये केस बॉम्बे ब्लास्ट केस से ना जाना जाता है। इसमें क्या था? उसे रिगोरियस इम्प्रिजमेंट हुई थी, किसे? संजय दत्त को, अ बॉलीवुड हीरो। कितने टाइम पीरियड के, कितने टेन्योर के लिए? 6 ईयर के लिए। Until the Supreme Court gave the bail, Sanjay Dutt did carpentry work for 30 days and earned 30 rupees during that period। संजय दत्त ने 30 दिन का कारपेंट्री वर्क करा था और उससे 30 रुपए दिन का मिलता था। ठीक। ड्यूटी ऑफ गुजरात वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ गुजरात। In this case, it was held that by the Supreme Court composition of hard labor on prisoners undergoing rigorous imprisonment was legal। इस केस से हमें स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ गुजरात में ही हमें पता चला, उस कोर्ट में ये हेल्ड हुआ, सॉरी इस केस में ये हेल्ड हुआ कि जो हमारी रिगोरियस इम्प्रिजमेंट है वो लीगल है। अगर किसी कन्विक्ट ने क्राइम करा और वो लाइबल है रिगोरियस के लिए, तो उसे रिगोरियस इम्प्रिजमेंट देना कोई भी इलीगल वर्क नहीं है। उससे हार्ड वर्क करवाना, लेबर करवाना, कठोर काम करवाना कि उसे अपनी गलती का रियलाइज हो, वो लीगल है। कम टू द नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 60 ऑफ आईपीसी, इन एवरी केस which an offender is punishable with the imprisonment which may be either description, it shall be competent to the court which sentence such as offender to direct in the sentence that a such imprisonment shall be wholly rigorous or that a imprisonment shall be wholly simple or that any part of such imprisonment shall be rigorous and rest simple। सर आपने इतना सारा रीड आउट कर दिया, इसका मतलब क्या समझाओ तो? मैंने कितनी बार समझाया। सबसे पहले पूरा रीड आउट नहीं करना, तब भी आप बोल्ड पॉइंट्स को भी देखेंगे, बोल्ड्स जो भी मैंने अल्फाबेट, जो भी लाइन बोल्ड में लिख रखे उसे भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। सर चलो आज आपकी बात ही मान लेते हैं, बोल्ड बोल्ड चीजों को देखते हैं। चलो, इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट। हमारी कोर्ट कॉम्पिटेंट है किस चीज के?
कि जो पनिशमेंट है, इंप्रिजमेंट है, वो होनली रिगोरियस भी हो सकती है, होनली सिंपल भी हो सकती है, और दैट एनी पार्ट ऑफ सच इंप्रिजमेंट शैल बी रिगोरियस एंड वेरी सिंपल। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ पनिशमेंट का पार्ट रिगोरियस हो, कुछ सिंपल हो। इतनी बार से यही तो कह रहा था कि बोल्ड पॉइंट्स भी देख लोगे तब भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। रिविजन के टाइम पे बोल्ड पॉइंट्स पे फोकस करना। तो इसमें एग्जांपल के थ्रू और समझाता हूं। मुझे सजा मिली तो कोर्ट कंपिटेंट है कि मुझे या तो पूरी रिगोरियस, जैसे 10 साल की मुझे सजा है तो मुझे 10 साल में रिगोरियस भी दे सकती है, हार्ड लेबर। अगर मेरा कोई क्राइम या मेरा जो भी मैंने एक्ट करा है और मैं उसमें रिगोरियस के लायबल हूं तो मुझे कोर्ट क्या कर सकता है, रिगोरियस पनिशमेंट हार्ड लेबर वाली भी 10 साल की हार्ड लेबर भी दे सकता है, और 10 साल की सिंपल भी दे सकता है, और या तो पार्ट वाइज भी दे सकता है कि 4 साल रिगोरियस करो, 6 साल सिंपल करो। वो क्या होता है, कोर्ट डिसाइड करता है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट। सिंपल इंप्रिजमेंट, बार बार बता रहा हूं, जिसमें हार्डवर्क नहीं करवाया जाता। Simple imprisonment is imposed for the small offenses like wrongful restraint, defamation। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं वैसे टॉट में। defamation मतलब होता है किसी को भी डिफेम करना, किसी का भी नाम बदनाम करना। जैसे मैं कहूँ, वैसे मैं कहना नहीं चाहता डिफेम, मगर एक एग्जांपल, कोई भी एक रेपुटेड एक्टर है या कोई भी एक रेपुटेड पर्सन है, उसके बारे में डिफेम करना, या किसी भी एक ब्रांड के बारे में डिफेम करना। कई केसेस हैं जैसे रॉयल्स में लोग उनका नाम डिफेम करने के लिए, उनके ब्रांड को डिफेम करने के लिए कचरा उठाना, ये कोई भी चीज ऐसी करते हैं, ऐसे एक्ट, वो किस में कंसीडर होता है, डेफेमेशन। इन द केस ऑफ सिंपल इंप्रिजमेंट द कन्विक्ट विल नॉट बी फोर्स्ड टू डू एनी हार्ड मैनुअल लेबर। सिंपल इंप्रिजमेंट में हम कन्विक्ट को फोर्स नहीं कर सकते कि आप जाके पेड़ काटो, हार्ड वर्क करो, नहीं। ठीक है, देयर आर सम ऑफेंसेस व्हिच इज पनिशेबल विद द सिंपल इंप्रिजमेंट सच एज फॉलो। जैसे मैंने किस में बताया था, बिल्कुल सही, जैसे मैंने डेथ पे बताए थे कि केसेस आप देख लो, इन सेक्शंस में आपको ये डेथ पेनल्टी मिलती है, तो वैसे वैसे आप सिंपल इंप्रिजमेंट में देख लो, इन सेक्शंस में, इन कंडीशंस पे आपको क्या मिलती है, सिंपल इंप्रिजमेंट मिलती है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, सेक्शन 73। सेक्शन 73 हमें किसके बारे में बताता है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। मेन फोकस किस पे, बिल्कुल सही, बोल्ड नोट्स पे। A harsh and hardened convict may be confined in a separate cell to his conduct। कोई भी पर्सन जिसने ऐसा कमिट करा है क्राइम, जिसका नेचर बहुत रफ है, उसका नेचर बहुत क्रिमिनल नेचर का पर्सन है वो, तो उस पर्सन को सुधारने के लिए उस पर्सन को एक सेपरेट सेल में रखा जाता है। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में यही होता है, किसी भी क्रिमिनल को कुछ टाइम पीरियड के लिए, कुछ टेन्योर के लिए, उसके नेचर को सुधारने के लिए बाकी सारे क्रिमिनल से, बाकी सारे कन्विक्ट से अलग रखा जाता है एक सेपरेट सेल में, कि एक जेल में वो अकेला पर्सन रहे। ही पुट सेपरेट विदाउट इंटरकोर्स विद द अदर प्रिजनर्स, मतलब और कैदियों से अलग रखा जाता है एक सेपरेट सेल में। ठीक है, ऑल कनेक्शन आर सर्व्ड विद द अदर वर्ल्ड। सेक्शन 74 लिमिट दी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, मींस जो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट पनिशमेंट है उसकी लिमिट करता है सेट। ऐसा नहीं है कि किसी को भी हम सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कर रहे हैं, किसी भी प्रिजनर को या किसी भी क्रिमिनल को हमने कहा कि आपको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की पनिशमेंट है, तो वो लॉन्ग इंपोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए दे दी जाती है तो सेक्शन 74 हमें कहता है कि वो पर्सन, उस ह्यूमन बीइंग पे वो पनिशमेंट उस ह्यूमन बीइंग पे एडवर्सली इफेक्ट करती है। एडवर्सली इफेक्ट मतलब उसके मेंटल लेवल पे इफेक्ट होता है। अगर आपको एक रूम में बंद कर दिया जाए और बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए रख दिया जाए, 3 साल, 4 साल, 1 साल, 1.5 साल, तो आप पागल से हो जाओगे, मेंटली डिसऑर्डर हो जाओगे। तो वही सेक्शन 74 हमें कहता है कि किसी भी पर्सन पे हम इंपोज अगर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए करते हैं, क्या इंपोज करते हैं लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, अभी तो बताया सेक्शन 76 हमारा सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट हम पनिशमेंट किसी भी कन्विक्ट को, किसी भी प्रिजनर को लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए देते हैं, तो वो उस ह्यूमन बीइंग पे एडवर्सली इफेक्ट करता है, वो उसकी मेंटल लेवल पे भी इफेक्ट करता है। कम टू द नेक्स्ट केस लॉ, श्रीमती त्रिवेबेन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में क्या था, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का केस है। इस केस में क्या हेल्ड हुआ, इन दिस केस प्रिजनर हु इज सेंटेंस्ड टू डेथ एंड इज केप्ट इन जेल कस्टडी अंडर अ वारंट। जो प्रिजनर था उसे क्या पनिशमेंट मिली, सजाए मौत, डेथ पेनल्टी। तो जब उसकी डेथ पेनल्टी उसे मिल चुकी है पनिशमेंट, तो उस टाइम पे उसे क्या करा गया, जेल की कस्टडी में रखा गया अंडर अ वारंट। ही इज नाइदर सर्विंग रिगोरियस इंप्रिजमेंट एंड सिंपल इंप्रिजमेंट। कस्टडी के टाइम पे उसे डेथ पेनल्टी मिल गई, अब उसकी डेट मिल गई, आपको इस डेट में रोप पे हैंग किया जाएगा।
तो उस टाइम पीरियड में जब वो कस्टडी में था, ना ही उसे रिगोरियस इम्प्रिजमेंट सर्व करना पड़ा, ना ही सिंपल। इन सब्सटेंस ही इज इन अ जेल सो दैट he is kept safe and protected with the purpose that he may be available for the execution of the sentence which has been awarded. In this view, the aspect of solitary confinement has been already been dealt in this case. Means जो कस्टडी का टाइम पीरियड था वो सोलिटरी कन्फाइनमेंट था उस प्रिजनर का। कब तक? जब तक उसकी वो पनिशमेंट हेल्ड नहीं हुई है। कौन सी पनिशमेंट? डेथ पेनल्टी। कम टू द नेक्स्ट। फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी, आपने सुना भी होगा, फॉरफीट कर लिया या प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया, इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी। फॉरफीचर इज द डिप्रीवल ऑफ द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी विदाउट कंपनसेशन इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सम डिफॉल्ट और एक्ट फॉरबिडन बाय लॉ। हमने कोई भी ऐसा एक्ट करा है जो लॉ में फॉरबिडन है, उस एक्ट की वजह से हमारी प्रॉपर्टी को जब्त किया गया है। ठीक है, फॉरफीचर ऑफ द प्रॉपर्टी। इन व्हाइट कॉलर क्राइम्स where a government employee or a private person accumulate black money and black assets, there is a no genuine answer and proof of such money property with such person, the court may be about forfeiture of the property. Means या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या तो प्राइवेट पर्सन हो, उसके पास ब्लैक मनी हो, ब्लैक प्रॉपर्टी हो। ब्लैक प्रॉपर्टी काली प्रॉपर्टी नहीं, ऐसी प्रॉपर्टी जिसका उस पर ये ना हो, सोर्सेज ना बताया क्योंकि आपने प्रॉपर्टी कैसे खरीदी। देखिए मैंने बार बार बोला था, नो जेन्युइन आंसर कि आप पे इतना पैसा कहां से आया। जब उस पर आंसर नहीं है उस चीज का, आप पे इतना पैसा कहां से, आप पे इतनी प्रॉपर्टी कहां से है, तो क्या हो गई? ब्लैक मनी हो गई और ब्लैक एसेट्स हो गई, ब्लैक प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, तो उस केसेस में गवर्नमेंट क्या करती है? उस एसेट्स को, उस पर्सन की एसेट्स को, उसकी प्रॉपर्टीज को, उसके मनी को क्या कर देती है? फॉरफीचर कर देती है उसकी प्रॉपर्टीज को। ठीक है, इन द केस ऑफ स्मगलर्स, गुंडास, एंटी-नेशनल पर्सनैलिटीज, द गवर्नमेंट एंड द कोर्ट्स आर एम्पावर्ड टू forfeiture of the property of such anti-social elements। जो स्मगलर्स रहते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, गुंडो जो बड़े बड़े मवाली रहते हैं, जो माफिया से रिलेटेड रहते हैं, उन सब की प्रॉपर्टीज, ब्लैक मनी को क्या करती है गवर्नमेंट? फॉरफीचर कर लेती है, जब्त कर लेती है। कम टू द नेक्स्ट। ब्रिजलाल वर्सेस स्टेट, काफी इंपॉर्टेंट केस है। इन दिस केस राजस्थान हाई कोर्ट हेल्ड दैट confiscation, legal form of seizure of government and other public authorities of a weapon of offense is not forfeiture of the property within the meaning of section 53 of IPC। भारतीय दंड संहिता 1860 का सेक्शन 53 हमें बताता है कि अगर कोई हथियार, हमारा वेपन यूज होता कोई भी कमिट करने में, क्राइम में, और वो जब्त हो जाता है तो उसे हम फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कहते। कम टू द नेक्स्ट। फाइन, जुर्माना, आपने सुना ही होगा नॉर्मल लाइफ में, और कोई भी ऐसा एक्ट कर दिया जिस पे फाइन हो तो रीड आउट करते हैं फाइन क्या होता है। द कोर्ट मे बी इम्पोज फाइन एज अ सोल इम्प्रिजमेंट, ऑल्टरनेटिव इट मे बी इम्पोज इन एडिशन टू द इम्प्रिजमेंट। मतलब आपने कोई ऐसा एक्ट करा, या तो आपको फाइन हो सकता है प्रॉपर्ली, या तो ऐसा भी होता है अगर फाइन प्लस इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। अगर आपने फाइन पे नहीं करा तो आपको इम्प्रिजमेंट हो, वो सारी कंडीशन आगे डिस्कस करते हैं। The IPC 1860 prescribed fine along with the imprisonment in respect of certain offences। कौन से? If fine does not exceed ₹15, the shall not taxes with 2 months। अगर 50 रुपए का फाइन है और आप उसे पे नहीं कर पा रहे तो आपको कितने महीने की? 2 महीने की। If fine does not exceed 100, हमारा फाइन की जो लिमिट है वो 100 है, the term shall not exceed 4 months। तो 4 मंथ से ज्यादा जेल नहीं हो सकती, उसमें इम्प्रिजमेंट 4 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकती। If fine exceeding ₹100 to any amount, the term shall not be exceed 6 months। अगर हमारे पे फाइन 100 से एक्सीड है और उसकी कोई भी लिमिट है तो हमें फाइन की में क्या 6 मंथ से ज्यादा जेल नहीं हो सकती। ठीक है, होपफुली आपको फाइन का कंसेप्ट भी क्लियर हो। अगर कोई डाउट है या कोई क्वेरीज है तो आप विदाउट हेजिटेशन मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shuman.22 लिंक डिस्क्रिप्शन में, और जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।